गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग फिजिक्स के अंतर्गत जो लेसन लेंस वाला चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उस लेसन के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है रेखीय आवर्धन, लेंसों का आवर्धन पढ़ना। ठीक है, तो लेंसों के आवर्धन क्या होते हैं, कैसे, दर्पण का आवर्धन आपने पढ़ा, तो लेंस का आवर्धन आपको इसमें पढ़ना है आज की क्लास में। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और शेयर भी करें और समझ में आए तो लाइक भी करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज का क्लास रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन पर आधारित है। तो इस क्लास में आपको और कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। इसी के अंत में आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है और ये शुरू से अंत तक सारी चीज़ें, अंत तक कुछ चीज़ें बताई जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट में कुछ चीज़ें और बताई जाएगी, इसके बाद ही बताया जा सकता है उसको, नहीं तो हम पहले ही बता देते। तो लेंस का आवर्धन जो होता है, आवर्धन किसे कहते हैं इसके बारे में समझना है। ठीक है, जैसे कोई लेंस होता है बेटा, या जैसे ये लेंस है और लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाती है। ठीक, सपोज दैट कहीं भी कोई वस्तु रखी गई, ये मुख अक्ष हो गया, यहाँ पे आपका एक कोई वस्तु रखी है। अब ये वस्तु रखी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनेगा, मान लेते हैं ये प्रतिबिंब बना बेटा। ठीक है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब इमेज है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम किसी लेंस के सामने कोई किसी वस्तु को रखते हैं, अगर कोई किसी लेंस के सामने चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यही चीज दर्पण में भी होता है कि अगर उस लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब की कुछ लंबाई होगी और वस्तु की भी कुछ लंबाई होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की जो लंबाई होगी, बिंब की जो लंबाई होगी, क्योंकि वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, तो उसकी जो अनुपात होती है, निष्पत्ति जो होती है, वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये वस्तु है, को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई योग उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। या आवर्धन शब्द खाली लिखा है, चाहे रेखीय आवर्धन बोलिए चाहे आवर्धन बोलिए, बात एक ही होती है। तो पहले हम डिफिनीशन पे आते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं। देखो डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा, लेंस द्वारा, अब लेंस का होगा पढ़ेंगे तो लेंस द्वारा, अगर दर्पण का रेखीय आवर्धन होगा तो दर्पण द्वारा, अगर केवल आवर्धन पूछ रहा है तो चाहे लेंस के द्वारा लिख लो, चाहे दर्पण के द्वारा, चाहे दोनों के द्वारा लिख दो। तो देखिए लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं।
मतलब लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। ये पहले ही मैंने बताया, चाहे रेखीय आवर्धन बोलो चाहे आवर्धन बोलो। जैसे ये प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं, इसकी प्रतिबिंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर और ये जो वस्तु है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो रेखीय आवर्धन जो होगा प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई हो जाती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई यम, रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई कितनी सेंटीमीटर 5, तो 5 से काट दो 5 चौक 20, तो इसका 4 जो होगा वही अनुपात हो जाएगा 4:1, क्योंकि इसको 4 को हम 4/1 लिखेंगे, मतलब 4 भी लिख सकते हो। तो ये जो है ये इसका रेखीय आवर्धन होगा, लेंस का आवर्धन होगा इस वस्तु के और इस प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो रेखीय आवर्धन होता है ये आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होगा वही रेखीय आवर्धन कहलाएगा बेटा। ठीक, मतलब लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे सदैव स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आवर्धन या लिख लो रेखीय आवर्धन बेटा। रेखीय सूत्र देख रहे हैं, आवर्धन रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखोगे प्रतिबिंब की लंबाई बेटा, ये लंबाई है, लंबाई लिखा हुआ है यहाँ पे अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेखीय आवर्धन। ठीक है, यही फार्मूला होगा। अब आगे देखो, रेखीय आवर्धन को हम यम से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से और वस्तु की लंबाई को वो से। अब किसी किसी बुक में प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश से और वस्तु की लंबाई को एच से डिनोट किया गया है, तो चाहे एच डैश अपान एच लिख लो या आई अपान वो लिख लो, बात एक ही होता है। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, तो एक फार्मूला एक तो डिफिनीशन हो गया बेटा आपका। ठीक है, एक प्रकार से इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम डाल देते हैं, फिर आप समझिए, इधर अथवा करके नीचे लिख सकते हो उसको, नहीं इतने से काम चल जाएगा। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी बेटा, जैसे एग्जाम में पूछा गया रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डिफिनीशन लिख देते हैं, वो डिफिनीशन ही पूछ रहा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन के साथ साथ अगर उसको फार्मूला वाला टॉपिक है, उसका कोई सूत्र है, तो सूत्र जरूर लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ तक बताया आपको, इतनी चीज़ें जितनी भी डाल दी उतनी चीज़ें आपको लिखनी है। मतलब लेंस के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इतना सूत्र जरूर लिखा करें। अगर डिफिनीशन किसी टॉपिक का पूछा गया है, उसमें कोई फार्मूला है, तो उसको सारी बातें किया करो। ठीक है, स्पष्ट आंसर देना होता है। अब इसको हम दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे कोई लेंस है बेटा, ये लेंस है और ये आपका मुखच हो गया, यहाँ कोई वस्तु रखी है और ये प्रतिबिंब बना, ये आपका प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वस्तु की दूरी यू कहलाती है, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है वी कहलाती है। तो ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं, ऐसा भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो नीचे आप अथवा लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं, फिर लिखिएगा इसके नीचे। हम नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। तो यहां लिखोगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को, अभी मैं डाल देते हैं फिगर, दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं बेटा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से भी डिफिनेशन लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है डिफिनेशन? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, जो लेंस है उसके प्रकाशिक केंद्र से जहां प्रतिबिंब बना उसकी दूरी एवं वस्तु की दूरी, मतलब प्रकाशिक केंद्र से ही वस्तु की दूरी के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को या तो आई से भी प्रदर्शित कर सकते, मतलब रेखीय आवर्धन को आवर्धन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला निकलेगा वो ये हो जाएगा, प्रतिबिंब नहीं, रेखीय आवर्धन बेटा। आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से है प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी। ठीक है, अब ये समीकरण फर्स्ट आप लोग जानते हैं, जानने के रखिएगा, मैं डाल दे हैं, लिख लिए हैं आप सब लोग। अब सेकंड में जो बनेगा, अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और दूसरी चीज यहां निकल के आएगी, यम बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वह जो प्रतिबिंब होती है उसकी दूरी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु होती है जहां पर, उस वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। तो b अपान आपका हो जाएगा u। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड होगा। ठीक, फर्स्ट समीकरण क्या मिला था? m बराबर i अपान वो, और सेकंड समीकरण आपको मिला m बराबर b अपान u। तो अब इसको हम डाल देते हैं बेटा। आगे देखिए, इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर देखिए। तो अब आप आवर्धन या रेखीय आवर्धन के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। मतलब जो प्रतिबिंब होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चूंकि जो आवर्धन है रेखीय आवर्धन है, एक प्रकार का अनुपात है और समान राशि का अनुपात है। मतलब दूरी का, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी का अनुपात है, मतलब दूरी का अनुपात है। तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। मतलब रेखीय आवर्धन जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, न लेंस में और न ही दर्पण में। ठीक है बेटा। अब देखिए, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपको बताया क्या हुआ। आप इसको नहीं नोट करना है, इधर वाले पोर्शन को। तो फर्स्ट में हमने आपको बताया था यम बराबर आपको मिला था, आपकी कॉपी में नोट हो चुका है, आई अपान वो, ये फर्स्ट था, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। और सेकंड इज इक्वल टू मिला था आपको बी अपान यू। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो यहां लिखिए
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जो फार्मूला मिलेगा आपको, यम बराबर आपको मिल रहा है आई अपान वो इज इक्वल टू बी अपान यू। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। इस चीज को जब हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तब इस पे क्लियर करेंगे। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, इसका डिफिनेशन कम पूछा जाता है लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जरूर आते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। उसमें ये भी जरूरत पड़ती है आपके लिए कि किस लेंस का किस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और किस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1 में, ठीक है। अब आपको ये देखना है। अब हम चलिए आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं। ये इतना नोट करने के बाद अब समझिए, इसको मैं डाल देते हैं, नोट्स लिखिएगा बेटा, ठीक। तो हमारे पास 2 फार्मूला मिला। एक तो यम बराबर मुझे मिला आई अपान वो, और दूसरा मिला एम बराबर बी अपान यू। तो यहाँ पे आई क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या होता है वस्तु की लंबाई, बी क्या होता है आप जानते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और यू है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तो अब आपको याद रखने वाली कोई बात नहीं है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा, किस प्रकार के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा। क्यों रटने वाली चीज आप लोग भूल जाएंगे सब लोग, इसलिए रटना चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? जैसे हम आभासी प्रतिबिंब के लिए पता करते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब जो लेंस में बनता है बेटा, ठीक है, लेंस में आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा ये लेंस होगा, कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस। अब ये वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी इधर ही कहीं बनेगा, ठीक है, इधर ही लेंस के सामने ही बनेगा। और लेंस वस्तु लेंस के मुख अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर ही बनता है। और मैंने आपको बताया था, अब इसकी लंबाई आई है और इसकी लंबाई वो है। अब ये वस्तु की लंबाई आपको मैंने बताया था, अगर मुख अक्ष से ऊपर की ओर जो कोई चीज है, कोई लंबाई नापते हैं तो धनात्मक, और नीचे की ओर नापते हैं तो ऋणात्मक। तो अब ये जो लंबाई है मुख अक्ष से ऊपर की ओर ही तो नापेंगे, तो इसकी जो लंबाई ली जाएगी पॉजिटिव होगी। और वस्तु की लंबाई नापना होगा तो ऊपर ही नापेंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पॉजिटिव और वस्तु की लंबाई भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से भाग करोगे क्या आ जाएगा? धनात्मक। मतलब आभासी प्रतिबिंब का जो रेखीय आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। सीधे व आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है? धनात्मक। इस चीज को ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया। अगर इस सूत्र से निकालते हैं तो देखो क्या ऋणात्मक तो नहीं आ जाता है। इससे निकाला तो मैंने धनात्मक मिला, इससे निकालें तो हम देखते हैं क्या धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है। तो ये बी देखते हैं, तो प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी ये जो बी है, अब हम इसको इधर की ओर है, मूल बिंदु से ये मुख अक्ष ये प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, इसलिए ये प्रतिबिंब की जो बी होगी इसका मान जो होगा माइनस में आएगा, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापना पड़ेगा। या आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसलिए बी का मान यहाँ माइनस में आएगा। तो इसी प्रकार से यू का मान भी क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ से नापते चले जाओगे वस्तु भी बाईं ओर है, यू का मान तो हमेशा ऋणात्मक होता ही है। तो इससे निकालोगे मतलब बी का मान भी माइनस में आएगा और यू का मान भी माइनस में आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस में आएगा। ये चीज आपको रटने वाली बात नहीं, दिखाया गया आपको बता के, ठीक। अब डाल देते हैं, फिर नोट्स लिख लीजिए आप लोग। तो नोट्स नंबर 1 में क्या लिखोगे? वास्तविक व सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। तो नोट्स नंबर 1 लिखो, ये बहुत जरूरी है बेटा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नंबर 1
सीधे व आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन एक ही बात होता है। रेखीय आवर्धन धनात्मक लिखा है बेटा, धनात्मक होता है। दूसरी चीज सेकंड नोट्स, अब वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसा होगा ये भी अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे लिख सकते हैं ऋणात्मक होता है। चलिए हम बता देते हैं, ये मान लेते हैं कोई भी लेंस लेंगे, उत्तल ही लेंस ले लिए, ये लेंस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहाँ पे ये वस्तु है वो, और वास्तविक प्रतिबिंब पीछे ही बनता है, ये आई होगा बेटा, ठीक है। अब हम किसी सूत्र से अगर निकालते हैं, चलिए हम पहले यम बराबर आई अपान वो से रेखीय आवर्धन निकालने का प्रयास करते हैं। तो यम बराबर आई अपान वो है तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए। अब प्रतिबिंब की लंबाई की मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापना होगा, तो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापोगे वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की लंबाई आएगी निकल के वो किस में आएगा, माइनस में, ठीक। अब वस्तु की लंबाई अपान वो वस्तु की लंबाई है, वो वस्तु की लंबाई, ये है वस्तु, इसकी लंबाई, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक। तो अपान धनात्मक हो जाएगा। तो अब ऋणात्मक को धनात्मक से भाग करोगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक। इस फार्मूले से भी देखा, अगर हम इस फार्मूले से निकालते हैं यम बराबर बी अपान वो से, तो बी देखो बेटा, बी मतलब क्या होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये इधर की दूरी, ये लेंस से दाईं ओर है, इसलिए इसकी दूरी b बराबर, यहाँ b जो आएगा वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ आएगा, धनात्मक में आएगा, और u तो हमेशा माइनस में होता ही है, तो प्लस अपान माइनस, तो इसका भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक, इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, लिखिए, सेकंड में लिखोगे वास्तविक व, ऐसा लिख लो, चाहे ऐसा लिखो कोई बात नहीं, उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, ठीक। ये दो चीजें तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आंकिक प्रश्न हल करने में आपकी सहायता करेंगे, बहुत अधिक सहायता करेंगे। इसको नहीं जानोगे तो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, गलत हो जाएगा, इसलिए इस दो चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब हम तीसरे 3 नोट्स और बताएंगे 3 चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम डाल देते हैं बेटा, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, सीधे व आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखना है, अगर ये भूल जाओगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगली चीज, इसी के थर्ड के आगे 3 नोट्स और बताना है। कभी कभी विकल्प में पूछा जाता है कि किस लेंस का रेखीय आवर्धन 1 होता है, लिखा रहेगा अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन होता है 1 से कम, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको इस टॉपिक में ये देखना है अब कि किस लेंस का रेखीय आवर्धन 1 होगा और क्यों होता है, कैसे होता है, और किसका रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा, किसका रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा। तो हम सबसे पहले अवतल लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चाहे जिस लेंस के लिए बात कर लें, तो आभासी देखो तो 3rd नंबर में अब अवतल लेंस की बात करें अगर बेटा, तो देखो ये कोई अवतल लेंस हो गया, और आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस के सामने वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब जो बनता है, आपने देखा था कि अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर है तो फोकस पर बनता है, और अनंत से कम दूरी पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के भी बनता है। और अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, और अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, उस प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा वस्तु से छोटी ही होती है, वस्तु से बड़ी कभी नहीं होती है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे, ये है बेटा मुख अक्ष और ये वस्तु रखी हुई है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर सपोज दैट ए बी, और इसका पर ये फोकस हो गया, और इसका प्रतिबिंब ये बना, और प्रतिबिंब बना मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डैश बी डैश। तो ये हो गया आई बराबर और ये हो गया वो बराबर, ठीक। तो अगर हम इससे रेखीय आवर्धन निकालते हैं बेटा, तो यम बराबर निकाल के देखो क्या हो गया, आई अपान वो होता है, तो आई का मान 5 है और वो का मान 20 है, मतलब वो का मान 20 है, वस्तु की लंबाई का मान 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई का मान 5 सेंटीमीटर है। तो इसको सरल करोगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब 1/4। अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा दिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये आया 0.25। और आप लोग जानते हैं 0.25 जो है वो 1 से छोटा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होती है तो उसका रेखीय आवर्धन 1 से कम होता है। तो आपने देखा कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम हुई होती है, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब छोटा होता है वस्तु से। इसलिए जो अवतल लेंस होगा उसका रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम ही होगा। अब उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन की हम बात करते हैं, तो उत्तल लेंस में देखा आपने कि वस्तु की लंबाई जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर भी बना है। तो जब वस्तु के बराबर और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर है, तो देखिए अगर प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं आई बराबर x है, तो वस्तु की लंबाई भी आई बराबर x है, दोनों बराबर है। तो यम बराबर जो निकालोगे तो आई बाई वो से निकालोगे तो x अपान x से, तो x से x कट जाएगा, क्या आया 1, ठीक। यहाँ पर रेखीय आवर्धन 1 आया। आपने ये भी देखा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक भी होती है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बना है। तो इस स्थिति में अगर निकालते हैं, फर्स्ट स्थिति हो गई, सेकंड स्थिति में मान लें वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है 2x,
और u बराबर आपका मान लेते हैं यक्स ही है, तो इस कंडीशन में अगर हम निकालते हैं तो i अपान वो, तो बेटा i के स्थान पर क्या रखोगे 2x, और इसके स्थान पर क्या रखोगे x, x से x कैंसिल कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ ये जो 2 आया रेखीय आवर्धन 2 से क्या है बड़ा है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो जब वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है तो उसका रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा। ऐसे थर्ड कंडीशन में देख लीजिए, चलो थर्ड वाला ऊपर ही बताते हैं, नीचे जगह नहीं है। उत्तल लेंस में ये भी देखा गया है और ये है भी कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा भी बनता है। अगर वस्तु से छोटा है तो मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई x है और वस्तु की लंबाई 2x, वस्तु बड़ा है तो m बराबर यहाँ से निकालोगे तो i अपान वो बराबर i के स्थान पर x, वस्तु की वो के स्थान पर 2x, x से x कैंसिल हुआ 1/2, तो इज इक्वल टू 0.5। ये 1 से छोटा है। तो आपने ये देखा कि उत्तल लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है 1 भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है तो रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा, यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो रेखीय आवर्धन 1 होगा, यदि प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन से छोटा वस्तु से छोटा है तो रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा। मतलब उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन जो होता है 1 भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 चीजें आपके लिए अलग अलग एक एक नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिला सकती है जो 3 बताए गए थे। चौथे नोट्स में लिखोगे उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन एक भी होता है। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन 1 भी होता है, कामा लगा दो, 1 से छोटा भी होता है, 1 से कम भी होता है, भी होता है, और 1 से अधिक भी होता है। ठीक है, मतलब लेंस उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से कम भी होता है। तो आज के क्लास में आपने रेखीय आवर्धन पढ़ा, रेखीय आवर्धन के बारे में और जो जरूरी चीजें थी उनको भी पढ़ा आपने। ठीक है, अगले क्लास में हम पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लेंसों का उपयोग के बाद 2 क्लास और करनी है आपको। उसके बाद ये लेसन फिनिश हो गया है और इस पे आंकिक प्रश्न 2 एक क्लास बनेगा बस, फिर अगला लेसन स्टार्ट होगा आपका। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे आपको लेंस की क्षमता के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।